वेलकम टू दी एसएसपी प्लेटफॉर्म। तो आज आपकी ये बायोलॉजी की पहली क्लास है और पहले दिन में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं, कई सारी पहली वीडियो के नीचे कमेंट्स थे कि फर्स्ट, थर्ड और 16 चैप्टर जो है ना वो हट चुका है। मैंने भी एक बार सिलेबस चेक किया है, आपका फर्स्ट, थर्ड और 16 चैप्टर तो हटा ही है, साथ में आपके कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो है ना कई चैप्टर्स के वो भी हट गए हैं। तो हम उनको फोकस, जो चैप्टर्स हट गए हैं, नहीं करने वाले हैं। ऑल्दो कई बच्चे यहाँ पे आप लोग मेडिकल की तैयारी करो और बाद में नीट का जो डेट आया है उसका भी आप पेपर देने वाले हो, तो उसके लिए हम डिटेल में बाद में बात कर लेंगे। वो जो 3 चैप्टर्स हैं उनको हम डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे, बट ओवरऑल पहले हम बोर्ड के ऊपर और प्री बोर्ड के ऊपर फोकस करते हैं, है ना। सारे बच्चे इस बात के साथ सहमत होंगे कि सबसे पहले हमको जो फोकस करना चाहिए वो बोर्ड्स पे और प्री बोर्ड्स पे होना चाहिए। तो जो लास्ट वीडियो के कमेंट्स थे वो सारे मैं देख चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ। जो जो आप लोगों के पर्सनल लेवल पे डाउट थे कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वहां पे प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीजें, कई बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि आप हाथ से ना फ्लो चार्ट लिख के बताना, आप पीपीटी नहीं लगाना। तो दैट इज व्हाट आई हैव टेकन नोटेड। और जो क्वेश्चंस हैं या जो आपके 1 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं या 3 मार्क्स के, जो भी आपके इस चैप्टर से बनेंगे वो भी मैं आपको बताते रहूंगी कि यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा, यहाँ से 3 नंबर का और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो आज आप मेरे साथ अपनी एनसीईआरटी बायोलॉजी की 12th की पहली क्लास ऑफिशियली करने वाले हो। इस क्लास के नीचे आप जो भी डाउट है वो लिख दीजिएगा। तो अब नेक्स्ट 40 टू 45 मिनट्स या 1 आवर पूरा चैप्टर हम एक साथ ही करने वाले हैं। एक क्लास एक चैप्टर के अंदर ये फिनिश होगा। द रीजन इज कि जब हम एक चीज के लिए एक अपना फ्लो बना लेते हैं ना, तो वो फ्लो कहीं पे भी टूटना नहीं चाहिए। अगर आज आधा मैं कराती हूँ और आधा आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा, तो आपका खुद का फ्लो जो है वो टूट जाएगा। इस क्लास के लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो एकदम सामने रखिए, अपना फोन लैपटॉप सामने रखिए, पेपर पेन जो है वो साइड में अपना रख लीजिए, पेन हाथ में पकड़ लीजिए और एनसीईआरटी की किताबें जो है वो सामने रख लीजिए। एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए क्योंकि आपको सब कुछ एनसीईआरटी से पढ़ना है। आप ये समझ लीजिए अगले 1 डेढ़ 2 महीने तक ना एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, आपकी कुरान है, आपकी गीता है ना। यही किताबें जो आपको एग्जाम में 70 में से 70 नंबर लेके दिलाने वाली है। ये वाली बात थोड़ी सी अच्छे से समझिएगा। कोई और बुक नहीं खरीदनी, कुछ नहीं करना। 70 में से अगर 70 नंबर लाने हैं तो एनसीईआरटी से ही आएंगे। इसकी एक एक लाइन जो है ना वो डीप डाउन द कहते हैं ना, डीप डाउन द वाटर जाके ना पढ़नी है, तो ऐसे बिटवीन द लाइंस रीड करना है आपको। हर एक चीज जो है वो पढ़नी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आपका ओपन कर लीजिए। आपका 2 नंबर है चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, या फिर अगर इसकी पूरी डेफिनेशन में जो चैप्टर की हेडिंग है उसकी मैं बात करूं तो आपकी हेडिंग जो है वो लिखी हुई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैंने यहाँ पे सिर्फ रिप्रोडक्शन इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर इस चैप्टर में सेक्सुअल वर्ड लिखा हुआ है और सिर्फ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स नहीं लिखा हुआ है, तो इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। आप जरा इसकी महत्वता समझिए, इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। अच्छा, आप में से किसी को भी लैंग्वेज बैरियर अगर होता है कहीं पे, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा कि आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, हिंदी आपको ज्यादा चाहिए, इंग्लिश आपको ज्यादा चाहिए, ये वाली चीजें हैं, आपको किस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन ज्यादा चाहिए, ये सब चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपको चैप्टर समझ आ गया तो भी लिखिए, कोई पार्ट अगर नहीं समझ आए तो भी लिखिए, कोई पार्ट अगर आप चाहते हो कि डिटेल में डिस्कस हो तो भी लिखिएगा। जो भी कुछ है, कमेंट बॉक्स एक जरिया है जो आप मुझसे जुड़ सकते हो, तो वहां पे लिखते रहिए। बाकी पेपर जो है वो रख लीजिए, रजिस्टर जो है वो साथ में रख लीजिए और पेन उठा लीजिए। देखिए, रिप्रोडक्शन, मैंने टॉपिक रिप्रोडक्शन लिखा है, लेकिन जो आपका चैप्टर में टॉपिक लिखा हुआ है वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है चैप्टर में, जो आपको बुक में जो चैप्टर है उसमें जो मेंशन किया गया है वो मेंशन किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सबसे पहले तो ये फ्लावरिंग प्लांट को अगर मैं पूछूं कि आप इसको जरा मुझे डिफाइन कर दीजिए कि प्लांट किंगडम के अंदर आप इस कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स को डालते हो या ऐड करते हो, तो आप याद रखो कि आपने जब प्लांट किंगडम पढ़ा था तो आपने एंजियोस्पर्म्स पढ़े थे एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट कहे जाते हैं। और प्लांट किंगडम के अंदर आपके सबसे एपेक्स या सबसे, अगर बोले कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल कॉम्प्लेक्स प्लांट्स जो है ना वो कौन से हैं आपके, वो है आपके एंजियोस्पर्म। एक बार ये पूरा पार्ट जो है वो याद रख लीजिए, एंजियोस्पर्म्स है ना, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म। आपके पूरे अर्थ के ऊपर जो मैक्सिमम प्लांट्स की संख्या जो मौजूद है या ज्यादा आपके प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म है। तकरीबन 84% जो है वो आपके एंजियोस्पर्म्स ही बनाते हैं। और आपकी एनसीईआरटी की पहली लाइन ही शुरू होती है इसी बात से कि वी आर वेरी लकी
कि प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन खुद से करते हैं और दैट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब आप यहाँ पे बस ये समझ लो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्यों यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि अगर प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते तो क्या इससे कुछ फर्क होता, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसके हमको क्या बेनिफिट है। देखिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल का आपके लेवल पे आपको डिफरेंसेस जब पूछे जाएं तो एसेक्सुअल आपको पता है सिंगल पेरेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, सिंगल पेरेंट, जो पॉइंट मैं समझाना चाह रही हूँ उसी पे फोकस करिएगा। एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जबकि सेक्सुअल में दो प्लांट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, या मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टू पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक मेल रहेगा और एक जो है वो फीमेल रहेगा। ये क्लियर है, किसी को कोई शक, किसी को कोई डाउट? मेल और फीमेल जो है वो रहने वाले हैं। हालांकि आज अब जैसे ही मैंने ये लिखा आपके दिमाग में, कईयों के दिमाग में कुछ कुछ चीजें चलने लगी होंगी, उनको हम हेल्थ वाले चैप्टर में कवर करेंगे यहाँ पे, या फिर आगे आपका एक क्रोमोसोमल एब्रेशन वाला जो पार्ट है वहां पे कवर करेंगे। बहरहाल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको टू पेरेंट्स चाहिए, एक मेल चाहिए और एक चाहिए आपको कौन, फीमेल। यहाँ पे जो मेल है वो क्या कर रहे हैं, फीमेल को स्पोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं सिर्फ प्लांट्स पे ही हूँ अभी, तो प्लांट्स पे आप भी सिर्फ फोकस करिएगा। मेल और फीमेल में मेल फ्लावर या मेल प्लांट जो होता है या मेल पार्ट जो होता है वो फीमेल पार्ट को अपने जो स्पोर्स हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफर करने लग रहा है। जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में तो याद रखिए कि जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस जो है ना वो नहीं आते हैं। और जेनेटिक वेरिएशन नहीं आने का यहाँ पे रीजन क्या है, या इससे क्या इन्फरेंस निकलता है कि भाई आगे की जनरेशन जो होती है ना उसी में उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं होंगे, कोई भी विभिन्नताएं नहीं होंगी। यहाँ पे जो बच्चा होता है ना वो बिल्कुल पेरेंट के जैसे होता है, दिखने में भी पेरेंट के जैसा ही है, और साथ में उसका जेनेटिक मेकअप जो है ना वो भी पेरेंट के जैसा ही है, यानी कि जेनेटिक कॉम्पोजिशन जो है ना वो भी कैसा है, पेरेंट्स के जैसा ही है। जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी कैसा है, पेरेंट्स के जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। डीएनए जो है वो पूरा एज इट इज ट्रांसफर होगा। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत ही यही है कि आपको क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत यही है कि भाई यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं। हर स्पीशीज जो है वो अपने आप में बदलाव चाहती है। देखो मैं आपके लेवल पे बात करूँ तो आप भी तो चाहते हो ना कि हर बार ना चेंजेस होने चाहिए। इस बार आईफोन 11 आया है, इस बार आईफोन 12 आया है, इस बार ना नए फैशन के कपड़े आए हैं, इस बार नए शूज आए हैं, इस बार नए गैजेट्स आए हैं, या ऑल टुगेदर आप अपने एजुकेशन लेवल पे देख लो, भाई इस बार न्यू बुक्स में न्यू पैटर्न चेंज हुआ है तो हमें वो चीजें चाहिए। हम ना एक ही चीज पे रुक के काम नहीं कर सकते बहुत लंबे टाइम तक, सो वी नीड वेरिएशंस, है ना। और अगर रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो सेक्सुअल लेवल पे रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि सेक्सुअल लेवल पे आपका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल लेवल पे होना चाहिए ताकि वेरिएशंस आ सके। मैं इधर से एक डायलॉग यहाँ पे एक डायलॉग बोलती हूँ जो एक मूवी का है, एंड आई होप कि आपने काफी सारे बच्चों ने ये वो मूवी देखी हो। एक लाइन जो है ना वो उसमें स्टार्टिंग में की गई थी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप अमर हो जाओ, दैट इज आप इमोर्टल हो, आपको कोई मार नहीं सकता, आप कभी मरोगे नहीं, हम कभी खत्म नहीं होंगे। ऑर्गेनिजम्स में बोल रही हूँ, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। या तो आप इमोर्टल हो, आप कभी खत्म नहीं हो सकते, या आपके पास ऐसा वरदान है, आपको ब्रह्मा जी या विष्णु जी का या शिव जी का वरदान है कि आप कभी मरोगे नहीं, आप अमर हो। या तो ये एक ऑप्शन हो सकता है अपने आप को लाइफ लॉन्ग रखने का या अपने स्पीशीज को हमेशा जिंदा रखने का। अगर आप अमर नहीं हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि आप मल्टीप्लाई करो, आप रिप्रोड्यूस करो। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो कि इस टाइम पे इस अर्थ के ऊपर मौजूद है, इस धरती के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है ना वो रिप्रोडक्शन करना चाहता है, हिंदी में इसको प्रजनन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन करना चाहता है ताकि इसकी स्पीशीज कभी भी खत्म नहीं हो, स्पीशीज कभी भी लॉस नहीं हो। अगर इंसान आज की डेट में ह्यूमंस अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, या फॉर दैट मैटर अगर प्लांट्स आज ही रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, तो जो प्लांट्स हैं वो वहीं पर रह जाएंगे, नई स्पीशीज बनेगी नहीं, नई जनरेशन बनेगी नहीं, पॉपुलेशन जो है बढ़ेगी नहीं, और स्पीशीज वहीं की वहीं रुक जाएंगी। अगर ऐसा ह्यूमन करता है तो ह्यूमन एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ह्यूमन खत्म हो जाएगा। और प्लांट्स अगर ऐसा करते हैं तो प्लांट्स के साथ साथ तो ह्यूमंस भी खत्म होंगे, है ना। प्लांट्स नहीं है तो ह्यूमंस का भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये यहाँ पे सेक्सुअलिटी का मतलब यही है कि आपके पास वेरिएशंस आने चाहिए, ठीक है। अब जिस तरीके से ह्यूमंस के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गन होते हैं। मैं अगर एक पहले सिंपल एक प्लांट की बात करूं यहाँ पे, तो प्लांट्स के पास दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पार्ट होता है जिसको आप बोलते हो वेजिटेटिव पार्ट। क्या बोलते हो? वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव कौन सा पार्ट हो गया? जैसे आपकी लीव्स हैं, जैसे पत्तियां जो होती हैं, उसके अलावा आपकी ब्रांचेस हैं, वो आपकी क्या कही जाती हैं? वेजिटेटिव पार्ट कही जाती है किसी भी प्लांट का। लेकिन अगर कोई ऐसी ब्रांच है जिसपे लीव के साथ साथ यहाँ पे बढ़िया सा एक फ्लावर भी डेवलप हो गया है, तो उसको आप बोलोगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलोगे? रिप्रोडक्टिव। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके पास रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर होते हैं, दे जनरेट दी फ्लावर, दे डेवलप दी फ्लावर। इसीलिए एंजियोस्पर्म आपके इतने स्पेशल प्लांट्स हैं, क्योंकि उनके पास इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यूज भी हैं। प्लांट्स की, फ्लावर्स की ऑर्नामेंटल वैल्यूज हैं। उसके अलावा प्लांट्स को आप फ्लावर की वजह से डेकोरेट भी करते हो घरों में, और फ्लावर ही है जो रिप्रोडक्शन कराने में मदद कर रहे हैं। ऑल दो जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, जैसे कि टेरिडोफाइट है या जिम्नोस्पर्म्स में तो फिर भी थोड़ा बहुत जिम्नोस्पर्म्स है, टेरिडोफाइट है, तो उनमें भी आपके पास स्पोर जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन हमको जो रिप्रोडक्शन पढ़ना है वो हेडिंग पे जाइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्शन की बात करनी है। हमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म से मतलब नहीं है, हम सिर्फ एंजियोस्पर्म के ऊपर फोकस करेंगे। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें जो फ्लावर होता है उनमें आपके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो रखे होते हैं। अब यहाँ पे आप एक टर्म और भी समझ लीजिए कि अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी फ्लावर जो है वो आपका होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस सिचुएशन को दिखा रहा है, यानी कि आपने ये वाली डेफिनेशन सुनी होगी यहाँ पे कि अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट मौजूद है, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल वाला वर्ड आपको पता है, यहाँ पे गाइनोशियस और मोनोइशियस करके हम बोलते हैं। आप याद रखिए, आपके जो मैक्सिमम फ्लावर हैं वो होमोजाइगस कंडीशन को शो करते हैं। किस कंडीशन को? होमोजाइगस, दैट इज एक फ्लावर के अंदर ही दैट इज सिंगल फ्लावर कंटेन्स द मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर आपके मेल और फीमेल पार्ट दोनों रखे होते हैं। वरना कई सारे एग्जाम्पल ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं मेज का एग्जाम्पल लूं, मेज के एग्जाम्पल में क्या होता है? मेज जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि एक फ्लावर में या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दोनों नहीं होंगे। तो आपके पास फ्लावर्स जो हैं वो या तो यूनिसेक्सुअल होते हैं या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना। बाइसेक्सुअल जो है उनको किसको बोला जाता है? जिनमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। प्लांट्स के लिए भी यही है। हालांकि प्लांट्स में, फ्लावर्स में मैक्सिमम या जो मेजॉरिटी है वो आपके बाइसेक्सुअल है, दैट इज फ्लावर के अंदर आपका मेल और फीमेल पार्ट जो है वो दोनों रखा रहता है। अब यहाँ पे आप याद रखिए कि अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो इस फ्लावर का जरा पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। फ्लावर में अगर हम नीचे से शुरू करें तो ये पेडिसल के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो पहला ग्रीन पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। फ्लावर शुरू होता है यहाँ से, जो पेडिसल से शुरू होता है, थैलेमस पार्ट भी जाना जाता है। और पहली जो फ्लावर की जो पूरा नोच है जहाँ पे फ्लावर टिका रहता है, उसको हम बोलते हैं सेपल। सेपल को कैलिक्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कैलिक्स, ठीक है। दूसरा हो गया आपका पेटल्स। पेटल्स होती है पत्तियां, पंखुड़ियां जिनको आप बोलते हो ना, तो ये वाला पार्ट जो है वो पेटल्स है। पेटल्स जो है वो क्या हो गए आपके? कोरोला। पेटल्स क्या हो गए? कोरोला। तीसरे नंबर पे आता है आपका मेल पार्ट और चौथे पे हम लिखेंगे फीमेल पार्ट। अच्छा, मेल और फीमेल क्यों लिख रही हूँ मैं यहाँ पे? मैं अभी आपको इसके टर्मिनोलॉजी जो है ना वो भी यहाँ पे समझाने लग रही हूँ। पहले आप फ्लावर का एलएस सेक्शन जो है वो पूरा पढ़ लो। देखो, इसको मैं अब समझाती हूँ आपको एकदम व्हाइट शीट के ऊपर, ब्लैंक व्हाइट शीट के ऊपर, ताकि आपको पूरी बात समझ आए। देखिए, जब भी हमने फ्लावर ड्रॉ किया ना, तो या फिर मैं एक ब्लैक स्क्रीन लेती हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ी अच्छे से समझ आएंगी, है ना। अब यहाँ पे एक बढ़िया सा सुंदर सा फ्लावर ड्रॉ करते हैं हम। हमारा फ्लावर जो है वो, उसकी जो पेटल्स हैं वो कैसी हैं आपकी? येलो कलर की, ठीक है। पेटल्स हैं, ये पेटल्स हैं, फ्लावर इस तरीके से है।
नीचे जो है वो आपके पास ये ग्रीन वाला पार्ट जो है वो सेपल्स है। नीचे जो मैंने यहाँ पे ग्रीन पार्ट ड्रॉ किया है ये वाला, वो है आपका सेपल्स, ये राइट। तो एक एक पार्ट ड्रॉ करें। ये स्टॉक जिसपे प्लांट का फ्लावर टिका हुआ है ना, ये आपका पहला पार्ट हो गया जिसको आपने सेपल बोला। इसको हम कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पार्ट क्या हो गया? कैलिक्स। पहला पार्ट क्या हो गया? कैलिक्स। अब ये जो पत्तियां हैं उनको आप हिंदी में या अपनी भाषा में पंखुड़ियां बोलते हो, इसको बोलते हैं पेटल, और इनको बोला जाता है कोरोला। क्या बोला जाता है? कोरोला। छोटा नाम पहले, बड़ा नाम बाद में, एस पहले पी बाद में, सेपल्स और पेटल्स। ठीक है, ये हो गया आपका सेपल्स और पेटल्स। पहले नंबर पे सेपल आ गया, दूसरे नंबर पे पेटल। तो ये फ्लावर हो गया। फ्लावर इतने सुंदर इसलिए होते हैं, ब्यूटीफुल कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें आपके पास पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? वरना क्या, पिगमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं जो फ्लावर को कलर प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास थर्ड जो चीज है वो आपकी बोली जाएगी। हम पहले फीमेल पार्ट की नहीं, हाँ, हम पहले फीमेल पार्ट की बात कर लेते हैं। ये आपका फीमेल पार्ट, फ्लावर टेढ़ा है इसलिए ताकि मैं मार्क कर सकूं, वरना चीजें आप आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब इसको जब पढ़ोगे आप तो सीधा फ्लावर की तरह ही ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये हो गया फीमेल पार्ट, राइट। अब फीमेल पार्ट में हम फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें समझना यहाँ पे ध्यान से। चार चीजें मैंने मार्क किए, मैंने 4 एरो मार्क किए है ना। 1 एरो, 2 एरो, 3rd एरो है ना, ये वाला, और ये वाला आपका 3rd एरो हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया 4th एरो, है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द मार्किंग। सबसे ऊपर जो है उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा। सेकंड नंबर पे क्या बोलते हैं? स्टाइल। तीसरे नंबर पे ओवरी, और चौथे नंबर पे ओव्यूल। यानी कि ये जो बाहर सर्कल नजर आ रहा है ये ओवरी है, लेकिन अंदर जो पार्ट है यहाँ पे आपके ओव्यूल्स ऐसे करके नजर आते हैं, जहाँ पे काफी सारे माइक्रोस्पोर्स वगैरह लोकेटेड होते हैं। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी और ओव्यूल। अगर हमें इनको मिला के, मैंने जैसे बोला कि इसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं, तो आप फीमेल पार्ट बोल दीजिए इसको, है ना, फीमेल पार्ट। उसके अलावा हम इसको जो बॉटनी की भाषा है, यानी कि बायोलॉजी में बॉटनी प्लांट्स के लिए बोलते हैं, हम इसको गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। गाइनोशियम के अलावा ये वाला जो पार्ट है आपका, जो फीमेल वाला पार्ट है, इसको आप किस नाम से जानते हो? फीमेल पार्ट को हम यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। अगर आप मेल और फीमेल पार्ट ढंग से समझ पा रहे हो, जहाँ पे भी दिक्कत हो आप मुझे बता देना, क्योंकि भाई जब तक आप चीजें क्लियर नहीं करोगे या एलएस ऑफ फ्लावर आपको समझ नहीं आएगा, तब तक आगे समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ पे जब फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कार्पल। कार्पल के अलावा पिस्टल, पिस्टल और कार्पल, है ना, पिस्टल और कार्पल, है ना। देखो, फीमेल्स की जो ब्रांड्स होती हैं, आप में से कई लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ना, कि हमको इसी ब्रांड के कपड़े चाहिए, हमें इसी ब्रांड के शूज चाहिए। और आप तो 12th के बच्चे हो, आप काफी मेच्योर हो गए मुझे लगता है इन सब चीजों के लिए। कौन सी ब्रांड मार्केट में कितना वैल्यू क्रिएट कर रही है, ये सारी चीजें आपको पता है। आप खुद से अरे एप्पल का फोन चाहिए या सैमसंग का ये वाला फोन अच्छा है ना, ऐसे समझो। लड़कियों की ब्रांड थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंड होती है क्योंकि उनको मेकअप का सामान भी चाहिए होता है। अब जैसे कैप्रेसी है ना, कैप्रेसी क्या है? लड़कियों का एक बैग का ब्रांड है, और ये फीमेल का पार्ट है। आप भूलोगे नहीं यहाँ पे, इसको ऐसे लर्न करना, फीमेल पार्ट कार्पल या कैप्रेसी। बैग्स आते हैं लड़कियों के कैप्रेसी के, तो ये मैं जरा उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बोल रही हूँ कि आप लर्न करके रखोगे। उसके अलावा पिस्टल, पिस्टल है ना, पिस्टल या पिस्टल के नाम से जाना जाता है। तो फीमेल पार्ट बोल लीजिए, गाइनोइशियम बोल लीजिए, कार्पल या पिस्टल बोल लीजिए। ये हम किसके लिए लिखते हैं? फीमेल सेगमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपके पास ये 4 पार्ट जो है वो किसके हो गए? फीमेल के। इतना याद रखेंगे, गाइनोशियम लिखेंगे, इसको यहाँ पे याद रहेगा। अब बात करते हैं मेल पार्ट की। देखिए, मेल पार्ट जो है, फीमेल पार्ट एक ही होता है, ये सिंगल है। हालांकि इसके अंदर यहाँ पे जाके आपके ओव्यूल्स की संख्या बदल सकती है। एक ओव्यूल होगा, 10 होगा, 12 होगा, 50 होगा, 240 तक ओव्यूल ओवरी के अंदर हो सकते हैं। लेकिन जैसी बात मैं मेल पार्ट की करती हूँ, यहाँ पे मेल पार्ट में ये सारी चीजें जो है ना वो थोड़ी सी आपकी चेंज हो जाएंगी। कैसे? मेल पार्ट में आपके होते हैं स्टेमेंस। क्या होते हैं? स्टेमेन। ये नीचे से ही ओरिजिनेट करते हैं, जहां से फीमेल पार्ट ओरिजिनेट कर रहा है वहीं से आपका मेल पार्ट जो है ना वो भी ओरिजिनेट करता है। लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो अलग होते हैं। तो ये जो आपका अभी ड्रॉ किया जा रहा है वो है आपके स्टेमेंस। क्या होते हैं? स्टेमेंस के नाम से जाना जाता है।
और ये एक पतली सिलेंडर सी जो है ना, ये ट्यूब जैसा या पाइप जैसा होता है, जिसके ऊपर खत्म होता है ऐसे करके एक स्टॉक, है ना। जैसे ये वाली जो लाइन है, ये मतलब जो स्टॉक है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, वो खत्म होता है ऊपर की तरफ इस वाले पार्ट में। तो आपको मैं हर जगह यहाँ पे बना दूं, चारों पे बना दूं। अच्छा, पोलन की संख्या डिफर करती है। ये जो आपके मेल पार्ट है उसको आपने, इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन के नाम से जाना जाता है, या फिर मेल पार्ट को आप किस नाम से जानते हो, एंड्रोईशियम। किस नाम से, एंड्रोईशियम। मेल पार्ट को आप किस नाम से जानते हो, स्टेमन के नाम से, या फिर एंड्रोईशियम के नाम से आप जानते हो, है ना। मेल पार्ट, एंड्रोईशियम या फिर स्टेमन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, देखो मैन लगा हुआ है, स्टेमन को आप लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लर्न कर लो, स्टेमन, मैन, मैन, है ना, तो स्टेमन। अब आपसे पूछेंगे कि मेल पार्ट का, बच्चे पता है सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या करते हैं आपके, वो क्या करते हैं कि कार्पल को फीमेल लिख देते हैं, कार्पल को सॉरी मेल लिख देते हैं, और स्टेमन को फीमेल लिख देते हैं। अब बताओ कैप्रेसी का बैग कभी मेल लेगा, नहीं लेगा ना। या स्टेमन है, मैन ऑलरेडी है, तो आप उसे फीमेल क्यों बना रहे हो, है ना, वाली चीज है। तो स्टेमन, एंड्रोशियम और मेल पार्ट जो है वो आपके बोल दिया हमने यहाँ पे इस सेगमेंट के लिए। अब आप याद रखो कि ऊपर वाला भाग जो है इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर, ठीक है, एंथर। और ये जो स्टॉक है ना इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। हिंदी वाले बच्चे भी होंगे यहाँ पे, समझ पा रहे होंगे, इसको हिंदी में तंतु के नाम से जाना जाता है, और एंथर को हम पराग के नाम से जानते हैं। तो ये आपका पूरा फ्लावर हो गया, फिलामेंट हो गया, मेल हो गया, यहाँ पे स्टेमन हो गया जिसको एंड्रोशियम के नाम से जाना जाता है, जो कि मेल पार्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लावर प्लांट। इस सेक्शन को जो है ना हम बोलते हैं एलएस सेक्शन। एलएस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर या एलएस ऑफ फ्लावर। ये कभी कभार एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दी एलएस ऑफ फ्लावर। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, लॉन्गिट्यूडनली आपने कट कर दिया है। ये हो गया फीमेल पार्ट गाइनोशियम, ये हो गया मेल पार्ट स्टेमन एंड्रोशियम, जिसको आप फिलामेंट और एंथर 2 पार्ट से डिनोट करते हो। जबकि अगर हम मेल पार्ट, फीमेल पार्ट की बात करें तो आपके पास 4 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। हो गया, एलएस ऑफ फ्लावर समझ आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें रिप्रोडक्शन करानी है इस प्लांट की। तो सबसे पहले तो हमें ये, हम पहले पढ़ेंगे स्टेमन, यानी कि पहले हम मेल पार्ट पढ़ेंगे कि कैसे ये स्टेमन जो है, या इसमें स्टॉक जो है वो एंथर को डेवलप कराती है, फिलामेंट एंथर को डेवलप कराता है। और फिर हम पढ़ेंगे फीमेल पार्ट, उसके बाद हम अपने पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे लैंड कराएंगे, ठीक है। चलिए जी शुरू करें। अब यहाँ पे इसी पार्ट को मैं शुरू करी। अब आप बताओ, आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ गया, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, सारे लोग क्लियर है। पेटल जो है, सेपल ये हो गया आपका, उसके बाद ये स्टाइल स्टिग्मा जो है वो फीमेल पार्ट हो गया, फिलामेंट जो है वो मेल पार्ट हो गया। तो आपके ये जो पोलन ग्रेन है ना और ओव्यूल जो है, देखो वो एक ही पार्ट से ओरिजिनेट कर रहा है। जो पोलन ग्रेन्स की संख्या है वो आपकी वेरी कर सकती है, राइट। पोलन ग्रेन की नंबर जो है, या फिर मतलब पोलन ग्रेन तो एनीवेज बहुत ज्यादा होते हैं, हंड्रेड्स और लैक्स में, थाउजेंड्स और लैक्स में होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे आपके पास एंथर और फिलामेंट नजर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये जो स्टेमन है उसकी संख्या हर प्लांट में अलग होती है। किसी में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 200, 300 ऐसा नंबर भी वेरी करता है ना। आप एक सूरजमुखी का पौधा देखो, सनफ्लावर, सनफ्लावर के बीच में होते हैं पोलन ग्रेन, ऐसा भर के होते हैं, पूरा खूब सारे होते हैं। तो द नंबर वेरीज, है ना। इतना पार्ट आपको लर्न करना है। अब आते हैं डेवलपमेंट की तरफ। तो पहले डेवलपमेंट देखेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पोलन ग्रेन का। आप एनसीईआरटी साथ में रखे हुए हो, ये मुझे उम्मीद है, और ये चैप्टर जो है वो आपके एनसीईआरटी के ही पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेमन क्या हो गया, ये हो गया मेल पार्ट, जिसको आप एंड्रोशियम के नाम से जानते हो। और स्टेमन जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है एंथर, ठीक है, ऊपर वाला, और फिलामेंट जो इस एंथर को होल्ड करके रखा हुआ है ना, होल्ड करके। अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इन दी एंथर, और इसको हमने क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये माइक्रोस्पोर वर्ड कहाँ से आया ये सब याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में आपको ये वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए आता है, फिलामेंट और एंथर। अगर इस एंथर का, जो कि मैंने अभी ड्रॉ किया, ये एंथर ऐसे ड्रॉ किया जाता है।
अगर मैं इसको इसे काटूंगी, क्रॉस सेक्शन करूंगी, तो मैं अगर एंथर की क्लासिफिकेशन या एंथर को कैरेक्टरिस्टिक करना शुरू करूं कि एंथर को आप कैरेक्टराइज करना शुरू करिए, तो एंथर जो है ना, सबसे पहली बात, एंथर जो है वो आपका बाइलोब्ड होता है। क्या होता है? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब है टू लोब्स आर देयर, है ना, टू लोब्स आर देयर एंड ईच लोब हैज टू पार्ट। तो इसको मैं डाइथिकस भी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ? डाइथिकस, यानी कि बाइलोब्ड और डाइथिकस। डाइथिकस सेकंड कैरेक्टर हो गया। डाइथिकस का मतलब है ईच लोब हैज टू थीका, ईच लोब हैज टू थीका। थीका क्या है? थीका समझ लीजिए वॉल की तरह, या सेपरेशन जो है वो समझ लीजिए। मैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको कुछ ऐसे दिखाऊं। ये एंथर था, इसको हमने काटा, बाहर से आपको ऐसा लग रहा है कि दो ही पार्ट है ना। जब आप इसको ऐसे कट करोगे तो ये आपको कुछ ऐसे नजर आएगा, जहाँ पे मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, और यहाँ पे एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, यहाँ से सेपरेशन है, तो एक लोब ये, एक लोब ये, तो ये हो गया बाइलोब। अब डाइथिकस क्या? ईच लोब हैज टू थीका, ये वाला सेक्शन, ये वाला ऐसे करके, है ना। तो हर लोब में आपके पास दो सेक्शन है। इसका मतलब एक एंथर को जब आप काटोगे तो आपके पास चार ऐसे पार्ट जो है वो नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? चार ऐसे सेगमेंट्स नजर आएंगे, या चार ऐसे थीका नजर आएंगे, या चार लोब नजर आएंगे। इन्हीं लोब को आप किस नाम से जानते हो? आप इन्हीं लोब को माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानते हो। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब सबसे पहले एंथर की एक बार पूरी फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे बाइलोब और डाइथिकस है, ये इसका फीचर है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन ग्रेन बनाएगा, लेकिन उससे पहले आपका जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। देखो सबसे पहले है क्या, अगर मैं आपसे एंथर की क्लासिफिकेशन पूछूं तो आपने सबसे पहले क्या बोला कि एंथर जो है वो बाइलोब्ड है। इसको लिखते रहिएगा, आप नोट कर लीजिए रजिस्टर में, है ना, बाइलोब्ड। दूसरा, ये डाइथिकस है, यानी कि टोटल मिला के इसके पास जो लोब्स हैं वो टोटल मिला के चार लोब्स हैं, है ना। या इन चार लोब्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इन चार लोब को स्पोरोजीनस टिश्यू लिख सकती हूँ, है ना, स्पोरोजीनस टिश्यू। यही स्पोरोजीनस टिश्यूज जो हैं ये पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन। और हेल्प जो मेथड होगा वो क्या कहा जाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट। लेकिन यहाँ पे हम आएंगे बाद में, उससे पहले जो इसकी वॉल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंथर की जो वॉल है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, एंथर की वॉल के बारे में बात करें। देखो एंथर जो है ना वो पूरा आपका चार लेयर्स में डिवाइडेड होता है, या चार पार्ट्स में हम कह सकते हैं कि डिवाइडेड होता है, जिसमें से सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस। आप कोई भी प्लांट या किसी भी एनिमल की बात करते हो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या कही जाती है? एपिडर्मिस कही जाती है। दूसरी जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम। सबसे पहली लेयर होगी एपिडर्मिस, एपी मतलब सबसे बाहर, एंडो अंदर, यानी कि सेकंड नंबर की लेयर यहाँ पे जो है वो एंडोथीशियम हो गई। तीसरे नंबर की जो लेयर है उनको हम मिडल लेयर के नाम से जानते हैं। मिडल लेयर, मिडल लेयर कितनी होती है आपको याद रखना है? दो। एंडोथीशियम कितनी होती है? एक। एपिडर्मिस कितनी होती है? एक, दो, तीन, और मिडल लेयर आपकी हो गई दो। चौथे नंबर पे आती है आपकी टैपिटम। क्या आता है? टैपिटम। टैपिटम सिंगल लेयर होती है। क्या होती है? सिंगल लेयर। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखिए। और इसी टैपिटम के अंदर आपके पास एंथर के जो लोब्स होते हैं चार, वो नजर आते हैं, जिसको आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हो। ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे सबसे बाहर की लेयर आपकी एपिडर्मिस हो गई। सेकेंड लेयर पे जो है, सेकेंड जो लेयर है वो वाली आपकी एंडोथीशियम हो गई। अंदर की दो लेयर जो होती हैं वो मिडल लेयर्स होती हैं, और उसके अंदर होता है आपका टैपिटम। तो ये वाली जो लेयर है वो है टैपिटम। और बिल्कुल सेंटर में आपको ये जो होल्स नजर आ रहे हैं ना चार, ये जो है वो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया, इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपके स्पोरोजिनस टिश्यूज रखे होते हैं। क्या होता है? इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपके स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बताओ सबको समझ आ गया? एक बार इसको मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, और एक ब्लैंक शीट पे ही कर रही हूँ ताकि आपको सबको समझ आए। देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे हमने बोला कि जो आपका पार्ट है वो है आपका मेल फ्लावर। मेल फ्लावर को आपने स्टेमन बोल दिया।
या फिर आपने एंड्रोशियम बोल दिया, है ना। मेल फ्लावर के टॉप पे आपके पास जो स्टेमन है वो किसको होल्ड करे हुए है, वो होल्ड करे हुए है एंथर को, है ना। एंथर का हमने क्रॉस सेक्शन किया, हमने एंथर जो ये बाइलोब्ड एंथर था इसको काटा। काटने के बाद हमको पता लगा कि भाई ये तो देखो बाइलोब तो खैर बाहर ही दिख रहा था, बाहर से ही बाइलोब था, अंदर से ये डाइथिकस है, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर लोब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और 2 लोब है तो आपके पास टोटल कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट। ये 4 पार्ट क्या है, ये 4 पार्ट है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। मेल के लिए वर्ड माइक्रो यूज किया जाएगा, फीमेल के लिए वर्ड जो है वो मेगास्पोरेंजिया जो है ना वो यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसी स्ट्रक्चर में ये बना रही हूँ, एक एंथर का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये एंथर जो है ना वो कुछ आपको ऐसे नजर आता है, ठीक है। इस एंथर के अंदर पहला लोब ये हो गया जो ऐसे करके आपस में कनेक्टेड है, और दूसरा लोब हो गया ये जो डाइथिकस है, यानी कि डाइथिका भी आपस में कनेक्टेड होता है। तो ये जो लेयर है, अब मैं यहाँ से बोलूँ कि भाई ये है ना माइक्रोस्पोरेंजिया, तो ये वाला सेगमेंट आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो आप मुझे ये जो वॉल है ना पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो वॉल है उसको डिफाइन कर दो। तो एंथर की वॉल भी मैंने डिफाइन कर दी, ठीक है। एंथर की वॉल, एंथर की वॉल कैसे डिफाइन की, सबसे पहली जो बाहर की लेयर होती है उसको आप बोलते हो एपिडर्मिस, क्या, एपिडर्मिस। सेकंड जो लेयर होती है उसको आपने बोल लिया एंडोथीशियम, क्या बोल दिया, एंडोथीशियम। तीसरी जो लेयर है उसको आपने क्या बोला, मिडल लेयर, क्या बोला, मिडल लेयर। चौथी जो लेयर है उसको आपने क्या बोला, टैपिटम, क्या बोला, टैपिटम। मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं करा दूं फिर आप 2 दिन बैठो वीडियो देखो और उसके बाद फिर याद करो, तो साथ में आप याद करते जाओ और नोट भी करते जाओ, टैपिटम। और 5वें नंबर पे आपका ये लास्ट सेगमेंट आता है जिसको हम क्या लिख रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या लिख रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखो लर्न कर लो यहाँ पे। अब लेयर्स की मैं यहाँ पे जो है वो नंबर बताऊं, तो एपिडर्मिस का नंबर 1, एंडोथीशियम एक लेयर होती है, मिडल लेयर आपकी 2 होती है, टैपिटम जो है वो 1 होता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया वो कितने होते हैं आपके पास, वो भी आपके पास लेयर में तो एक ही है, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ये समझ आ गया। अच्छा यहाँ पे टैपिटम जो है ना वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो आपकी ये जो पॉलन ग्रेन बन रहा है उसको नरिशमेंट कौन दे रहा है, मिडल लेयर और टैपिटम। तो मिडल लेयर पहले अपने आप को कंज्यूम करती है, खत्म करती है, फिर टैपिटम जो है ना उसको नरिशमेंट दे रहा होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ना वो आपके, माइक्रोस्पोरेंजिया का काम क्या है, 5वां पॉइंट, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या कर रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया ये पूरा पार्ट कहा जाता है, ठीक है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के पास यहाँ पे इस जगह पे सब में सेल्स हैं, उन सेल्स को आप क्या बोलते हो, स्पोरोजीनस सेल्स, या फिर क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो मैं टिश्यूज लिखूंगी, स्पोरोजीनस टिश्यू। हर एक की एक की यहाँ पे बात करें तो सिंगल जो है वो माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू है। ये अब कुछ फॉर्मेशन करेगा या प्रोसेस इसके थ्रू जाएगा जिसको आप बोलते हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यहां से ये क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन, क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन, ठीक है। वही हमें समझना है। तो ये डायग्राम आपको समझ आ गए, दोनों डायग्राम समझ आ गए, ये वाला पूरा पार्ट समझ आ गया। अच्छा आपको ये टूटा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, कि जैसे ही यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, यहाँ पे जैसे ही सारे पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो अंदर से ना फोर्स आता है, टैपिटम मिडल लेयर टूटती है, फिर एंडोथीशियम टूटता है, फिर आपकी एपिडर्मिस टूटती है। जब सारी लेयर देखो अंदर यहाँ पे सेल्स हैं, ये माइटोसिस करेंगे, नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे जैसे अपना नंबर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर प्रेशर डालना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से एकदम ये टूटेगा और सारे पॉलन ग्रेन बहुत प्रेशर के साथ बाहर निकलेंगे, एकदम ऐसे करके उछल के, है ना। तो ये है आपका एंथर का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है ना ये आपका कैसे फॉर्म करता है। मैं यहाँ पे पूरा मैंने एक सेपरेट पेज निकाला था, उसको यहाँ पे हम पूरा पढ़ लेते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। तब मैं आपको पीछे वाला एक चार्ट भी दिखाती हूँ। देखो माइक्रो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है मेल स्पोर के लिए, ठीक है, मेल स्पोर के लिए। तो माइक्रोस्पोरो क्या हो गया, मेल स्पोर हो गया। माइक्रो मतलब छोटा, छोटा मतलब मेल, स्पोरो मतलब स्पोर। अब देखो माइक्रोस्पोर है ना, वैसे अब मैं क्या ही बोलूं यहाँ पे, है ना, मेल वाले प्लांट पार्ट के लिए हमेशा मेल स्पोर यानी कि माइक्रो वर्ड या छोटा वर्ड जो है ना इस्तेमाल किया जाता है।
जेनेसिस वर्ड क्या है? जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी चीज का बनना। देखो प्लांट्स वाली कंडीशन में हमने मेल्स को थोड़ा सा ना दबा के रखा है, मतलब मेल्स की प्रायोरिटी थोड़ी सी कम है, प्लांट्स में मेल्स की प्रायोरिटी कम है, फीमेल्स की प्रायोरिटी थोड़ी सी ज्यादा है, याद रखिएगा। मेल्स फॉर्मेशन या मेल स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पे हम क्या करने लग रहे हैं, हम यहाँ पे मेल का जो पूरा पॉलन ग्रेन, अब माइक्रोस्पोरो है क्या, मेल पार्ट हो गया, मेल पार्ट क्या हो गया भाई, ये पॉलन ग्रेन है, बन कहां से रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर से बन रहा है, और प्रोसेस क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये है प्रोसेस का नाम जो ऊपर आपका लिखा हुआ है। बताओ जरा, अब तक की सारी चीजें क्लियर है? थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, दोबारा सुनोगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, एंथर के अंदर आपके ये जो लोब्स है सबके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज थे। अब ये हर स्पोरोजिनस टिश्यू अपने आप में एक अलग से पॉलन ग्रेन बनाएगा। स्पोरोजिनस टिश्यू की हालत देख लो, देखो ये है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू जो पॉलन ग्रेन बनाने वाला है, इसकी वॉल एकदम टाइट होती है, एकदम टफ होती है, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको हम क्या लिखेंगे, ये है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या करेगा ये क्या करेगा, अब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस, मैं समझती हूँ कि आप 11th क्लास अच्छे से करके आए हैं और आपको माइटोसिस मियोसिस बहुत अच्छे से आता है। जहां पे भी स्पोर्स या जर्म सेल्स की बात होती है, पहले मियोसिस होता है फिर माइटोसिस होता है। मियोसिस इसलिए ताकि क्रोमोसोम के नंबर को आप 2n से n कर पाओ, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर को आप हाफ कर पाओ। तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने नंबर को हाफ करने के लिए मियोसिस की हेल्प लेगा, और मियोसिस जो है पहले 2 पार्ट्स में कंप्लीट, 2 पार्ट में होती है, फिर होती है 4 पार्ट्स में। तो ये जो इसके अंदर आपको ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं ना, ये हैं आपके 4 सेल्स। अच्छा, इस स्टेज को हम टेट्राड के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? टेट्राड। टेट्राड वर्ड आपको पता है किसके लिए यूज किया जाता है? जब भी हम किसी भी चीज को 4 या 4 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, 4 के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो टेट्राड शब्द जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? टेट्राड, है ना। अब ये टेट्राड से क्या होगा कि ये जो आपको बाहर की जो जगह नजर आ रही है ना, ये वाली, ये काफी टफ होती है, काफी नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, काफी टफ भी होती है। तो ये वाला जो सरफेस है ना, ये आपकी प्लग होती है, जिसको हम बोलते हैं कैलॉस प्लग। क्या बोलते हैं? कैलॉस प्लग। किस नाम से जाना जाता है? कैलॉस प्लग। तो पहले आपका एंथर हो गया, एंथर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, एंथर के अंदर जो आपके स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर क्या होगा कि आपके पास 4 ये जो मियोसिस से बने हैं ना, पहले एक ही था, ठीक है, पहले एक ही है, 2n रख रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो मियोसिस से यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 पार्ट्स बन रहे हैं। उसके बाद कैलॉस प्लग जो है ना, वो कैलॉस एक एकदम टफ जो है वॉल जैसा होता है, और वो धीरे 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 अंदर ही अंदर इसमें क्या हो रहा है, वो रप्चर हो रहा है। अब रप्चर हो रहा है होगा तो क्या होगा, ये रिलीज हो जाएंगे, या 1 2 3 4 जो आपको माइक्रोस्पोर नजर आ रहे हैं, ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और सारे हो गए सेपरेट। क्या हो गए? सेपरेट। ये हो गए यहाँ पे 4 अलग अलग सेपरेट हो गए। इनको आप माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हो, या माइक्रोस्पोर के या सिंपल स्पोर के नाम से जाना जाता है। 4 आपके पास हो गए। अब हम इनमें से सिंगल की बात करते हैं, मतलब चारों अपने अपने इस तरीके से डिवीजन होगी, हम सिंगल की बात करें। आप सिंगल उठा लो। अब सिंगल वाला जो है वो क्या करेगा कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस है ना, ये अपने पास क्या करेगा, सबसे पहले एक दो न्यूक्लियस जो है वो हो जाएगा बाई न्यूक्लिएटेड, यानी कि न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। अब यहाँ पे जो डिवीजन होनी है वो माइटोसिस होनी है, इतना याद रखना। ऊपर वाली जो डिवीजन थी वो आपकी मियोसिस थी, नीचे वाली डिवीजन माइटोसिस होगी। यहाँ वाले पार्ट में आप ये लिख दो कि 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड हो गया, ठीक है, 2 पार्ट्स में। लेकिन ये डायग्राम नहीं बना के आप ये याद रखना, मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, ऐसे, ये वाला 2 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक सेल जो है वो बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो आपको छोटा दिख रहा है। जो पार्ट छोटा दिख रहा है उसको आप किस नाम से जानते हो? जनरेटिव सेल के नाम से। जो पार्ट छोटा दिख रहा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? जनरेटिव सेल। और जो पार्ट बड़ा दिख रहा है, मतलब ये वाला एरिया वाइज कंटेंट भी इसमें ज्यादा होगा, तो आप इसको बोलोगे वेजिटेटिव पार्ट। क्या बोलोगे? वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव पार्ट, है ना, वेजिटेटिव सेल और
वेजिटेटिव पार्ट करके बोलते हैं। अब धीरे 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 ये डेवलप होगा तो कैसे डेवलप होगा कि जो जनरेटिव सेल है ये फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, लेकिन फिर से होगी माइटोसिस, दोबारा मियोसिस नहीं होने वाली है, माइटोसिस। ठीक है, तो अब मैं इसको फिर से बना लूं। अब देखो यहाँ पे ये फिर से बन गया, जो जनरेटिव सेल था वो क्या हो गया, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया ऐसे करके, है ना। अब ये दो पार्ट जो हैं वो आपके क्या कहे जाते हैं, दो मेल स्पोर। क्या कहे जाते हैं, दो मेल स्पोर। और जो आपका वेजिटेटिव पार्ट था, क्योंकि जब मेल स्पोर बन रहे थे तो उसने काफी सारा नरिशमेंट जो है वो अपना दे दिया, जिसकी वजह से ये हो गया छोटा, राइट, ये हो गया यहाँ पे छोटा। तो ये आपका क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल। क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल। अब ये जो आपका बन के तैयार हुआ है ना, ये है पॉलन ग्रेन। लेकिन पॉलन ग्रेन जो है ना, वो अगर उसकी वॉल सिंगल होगी या इस तरीके से सिंगल होगा तो वो तो रप्चर हो जाएगा, वो टूट जाएगा, क्योंकि उसे वैसे भी एयर के थ्रू या विंड के थ्रू जैसे कहते हैं, या इंसेक्ट के थ्रू, बैट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू ट्रांसफर होना है तो टूट जाएगा। इसलिए पॉलन ग्रेन अपनी सुरक्षा करता है, और सुरक्षा करने के लिए क्या करता है कि मल्टीपल लेयर्स लाता है ऐसे करके, है ना, मल्टीपल लेयर, जिसमें से ऊपर वाली लेयर जो होती है वो तो ऐसे स्कल्पचर्ड होती है, स्कल्पचर्ड जिसे कहते हैं ना, जैसे आपने हाथ से उसको सजा दिया हो। ये बन गया आपका पॉलन ग्रेन। अब इस पॉलन ग्रेन में जो अंदर की लेयर होती है ना, उसको आप इंटाइन बोलते हो, और बाहर की जो लेयर होती है उसको एक्साइन बोलते हैं। भाई बताओ समझ आया कि नहीं समझ आया। ये हो गया आपका पॉलन ग्रेन बनके तैयार। माइक्रोस्पोर से आपके पास क्या बन गया, पॉलन ग्रेन। तो देखो यहाँ पे पहले एंथर था, एंथर से स्पोरोजिनस टिश्यूज जो हैं, जो एंथर में स्पोरोजिनस टिश्यूज थे, उन्होंने पहले मियोसिस से टेट्राड वाली स्टेज बनाई। फिर जो अपनी बाउंड्री थी ना, अपने जो वॉल्स थे उनकी, जो उनको रोक के रख रहा था उसको तोड़ा, तो पकड़ के कौन रख रहा था, कैलोस प्लग, उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ। चार पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद जो माइटोसिस है वो होती है, और हर एक पार्ट जो है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये वाला जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स में डिवाइड करके जब हम उसको नाम देंगे तो एक पार्ट होगा जनरेटिव सेल और एक पार्ट होगा वेजिटेटिव सेल, जिसमें से जनरेटिव सेल का मतलब हो गया जनरेट, बनाना, है ना। अगर ये बनाएगा किसी चीज को आगे तो इसका मतलब इसे अपने को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए ये माइटोसिस मियोसिस वाला पार्ट देख लो, जिसमें से आपका माइटोसिस होके दो मेल स्पोर्स बनके तैयार हो गए। एक यहाँ पे है आपके पास वेजिटेटिव सेल, और क्योंकि ये पॉलन ग्रेन है, ये आगे पानी से, हवा से, टफ कंडीशन से गुजरेगा, इसीलिए इसने क्या किया कि बाहर एक एक्साइन और इंटाइन बना लिया या लेयर बना ली। अब मैं आपको यहाँ पे पीछे वाले स्ट्रक्चर पे लेके आती हूँ, जो हमने यहाँ पे बनाया था ये वाला। देखो यही स्ट्रक्चर है, मैंने आपको यही समझाया अभी। पॉलन ग्रेन जो है वो पहले जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं उनको पीएमसी के नाम, अच्छा ये भी याद रख लीजिए पीएमसी। अच्छा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, सबसे पहले जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से हो रहा है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनको शॉर्ट में बोलते हैं एमएमसी, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को कभी कभी आपको पॉलन मदर सेल के नाम से भी कहा जाता है, यानी कि पीएमसी। आपकी एनसीईआरटी की किताबों में पीएमसी वर्ड और एमएमसी वर्ड दोनों इस्तेमाल किए गए हैं, पीएमसी और एमएमसी। तो जो यहाँ पे आपके पास ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज आपको दिख रहे हैं ना, अंदर वाले देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स लिखा है, डायग्राम में एमएमसी लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये अंदर वाले जो सेल हैं ये सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इन्हीं को आपने पॉलन ग्रेन मदर सेल या पॉलन मदर सेल बोल दिया। यही पॉलन मदर सेल, हर पॉलन मदर सेल जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया इन्हें कह सकते हैं। यहाँ पे ये पॉलन ट्रेड्स हैं, पॉलन टेट्राड्स हैं, सॉरी चार हैं, कैलोस प्लग टूटा, सारे बाहर निकल आए माइक्रोस्पोर। उसके बाद हम सिंगल की बात करें, मतलब इन्होंने तो चारों ही बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो सिंगल उठा लिया था। तो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड करके दो पार्ट्स बनाता है, एक वेजिटेटिव और एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। इस वाली स्टेज को ना टू सेल्ड स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टू सेल्ड स्टेज, इसको हम कहते हैं टू सेल्ड स्टेज। ठीक है, ये वाली जो स्टेज है उसको कहा जाता है थ्री सेल्ड स्टेज। क्या कहते हैं? थ्री सेल्ड स्टेज। कभी कभी आपसे यही पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ दी पॉलन ग्रेन ऑफ टू सेल्ड स्टेज और थ्री सेल्ड स्टेज। तो ये वाला जो पॉलन ग्रेन है वो आपका हो गया थ्री सेल्ड स्टेज, राइट। टू स्पर्म सेल हो गए
और एक वेजिटेटिव सेल हो गया। लेकिन क्या ये कंप्लीट पॉलन ग्रेन है? नहीं, ये कंप्लीट पॉलन ग्रेन तब बनेगा जब आपके पास, आप देखो यहाँ पे देखो, ये देखो ऊपर की तरफ आपके ऐसे स्कल्पचरिंग हो सकती है ना, इसको देखो स्कल्पचरिंग है, ताकि ये टूटे नहीं और आराम से कोई भी ऐसे इसको खा ना ले, पकड़ के पता लगे खा ही लिया। तो आपके पास एक पॉलन ग्रेन है, वो किस किस चीज का बना होता है। अब एक पॉलन ग्रेन में आपसे बोलूं कि आप मुझे टोटल एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बता दीजिए और मुझे बता दीजिए कि वो टोटल कंपोजिशन किसका है। एक पॉलन ग्रेन, अ सिंगल पॉलन ग्रेन, उसके ही हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, उसका कंपोजिशन है ना, उसका विघटन या उसकी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो आपके पास कितनी चीजें हैं यहाँ पे टोटल मिला के ड्रॉ करने के लिए? 5। कैसे? सबसे पहले आपके पास है 2 मेल स्पोर्स, है ना, इनको हम मार्क कर ले, ये आपकी क्या है? 2 मेल स्पोर्स। क्या है? 2 मेल स्पोर्स, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है वेजिटेटिव सेल, यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो गया? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव इसको नरिशमेंट देगा, ठीक है, वेजिटेटिव सेल जो इसको नरिशमेंट देगा, मेल स्पोर्स को नरिशमेंट दे रहा है या इस पूरे पार्ट को नरिशमेंट दे रहा है ना। ये आपके पास मेल स्पोर हो गए जिनमें न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल में भी न्यूक्लियस होता है, बाहर यहाँ पे थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी होगा। अब यहाँ पे बाहर की तरफ आपके पास लेयर है एक सबसे मोटी, जिसको आपने क्या बोला? इंटाइन की लेयर, यानी इंटाइन मतलब इन मतलब अंदर, अंदर मतलब पहली लेयर, और बाहर की तरफ जो लेयर है ऐसे जो स्कल्पचर आपको नजर आ रही है पॉलन ग्रेन्स में, उनको आप क्या बोलते हो? उनको बोलते हो एक्साइन। एक्साइन की लेयर इंटाइन की लेयर से टफ होती है, और आपके एग्जाम में एक वर्ड है, पूछा जाता है कि एक्साइन की लेयर किसकी बनी होती है, किस चीज की बनी होती है। तो यहाँ पे लिख लो स्पोरोपोलेनिन। किस चीज की बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। तो जो आपकी इंटाइन की लेयर है वो भी टफ है, लेकिन एक्साइन की लेयर ज्यादा टफ होती है और वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। और याद रखिए स्पोरोपोलेनिन पानी को या हवा को अंदर में नहीं जाने देता है। इनफैक्ट अगर हाई टेम्परेचर है या कोई एसिड है, स्पोरोपोलेनिन इसलिए इस्तेमाल किया गया है पॉलन ग्रेन में क्योंकि भाई बहुत बाहर टेम्परेचर जो है वो सही नहीं है, मान लो हाई टेम्परेचर है या बहुत लो टेम्परेचर है, तो पॉलन ग्रेन खराब ना हो या मेल स्पोर को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। उसके अलावा देखो मेल्स हाई टेम्परेचर, उसके अलावा हाई टेम्परेचर के अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एसिड है वो अटैक कर दे तो भाई एक्साइन इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई एसिड जो है ना उसके ऊपर अटैक नहीं करे। देखो वैसे ही पॉलन ग्रेन उस इमोजी की तरह लग रहा है जो एकदम ऐसे मुंह फाड़ के डरा सा इमोजी होता है, भाई क्या होगा मेरा जिंदगी में, मैं फर्टिलाइज कर पाऊंगा फीमेल पार्ट को या नहीं, है ना। इसीलिए उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, बेचारा छोटा सा पॉलन ग्रेन है। और छोटा सा पॉलन ग्रेन मैंने बोला तो फिर साइज की भी बात कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन का ये जो साइज है, मतलब मैं अगर डायमीटर इसका बोलूं यहाँ पे, तो हर पॉलन ग्रेन हर प्लांट का डिफर करता है, लेकिन 25 to 50 माइक्रोमीटर याद रखिए। हम किसी भी सेल को अगर लेबल करते हैं, सेल की मार्किंग करते हैं, तो उसे हमेशा माइक्रोमीटर में करते हैं। तो अ सेल विल बी मार्क्ड एज और इन माइक्रोमीटर्स। तो सेल जो है ना वो आपका कैसे आपका जो है वो मार्क होता है, आप माइक्रोमीटर याद रखिए, आप सेल को हमेशा माइक्रोमीटर में मार्क करते हो। अब आप बताओ, आपको समझ आ गया? टू सेल स्टेज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ आ गया, पॉलन की फॉर्मेशन समझ आ गई, पॉलन का डायग्राम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता पाओगे, हर एक चीज का फंक्शन समझ आ गया। मिडल लेयर और टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही आप पॉलन मदर सेल के नाम से जानते हो। 2 सेल स्टेज जहां पे एक न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 सेल स्टेज जहां पे वेजिटेटिव जो है वो उतना ही रहा, लेकिन जनरेटिव ने क्या कर दिया, अपने को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये हमारे पास बनके तैयार हो गया पॉलन ग्रेन। अब देखो पॉलन ग्रेन बिल्कुल रेडी है ना, हमारा पॉलन ग्रेन रेडी है। हमें अब हाल देखना है कि मेगास्पोरेंजिया का क्या हाल है या फीमेल का क्या हाल है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, इनमें आपका फॉर्मेशन के दौरान काफी अच्छा नरिश्ड प्रोटीन रिच जो है ना वो नेक्टर भी डेवलप होता है। नेक्टर, ठीक है, नरिश्ड नेक्टर जो है ना वो डेवलप होता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार बी पॉलन जो है वो आते हैं, या जो मधुमक्खी जो कलेक्ट करती है वो तो शहद बनाती है, वो कहाँ से बनाती है? पॉलन ग्रेन्स और नेक्टर से ही बनाती है ना। तो अपने ही काम के दौरान वो फर्टिलाइजेशन भी करा देती है, पॉलिनेशन भी करा देती है, टैबलेट्स आती हैं ताकि जो है ना वो हम इनको एनहांस कर सकें।
अब बात करते हैं मेगास्पोरेंजिया की। जो फीमेल पार्ट होता है उसको मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं, मेल पार्ट को माइक्रो बोलते हैं। वही मैंने बोला कि यहाँ पे थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया हुआ है मेल्स को मेगा वर्ड लिखा जाता है, सॉरी मेल्स को माइक्रो वर्ड लिखा जाता है, और यहाँ पे फीमेल्स के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, तो एक फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल होगा, उस ओव्यूल के मतलब जो ओवरी होगी, बेसिकली जो ओवरी होती है ना, उसी के अंदर ऐसे आपके बहुत सारे ओव्यूल जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। हम एक ओव्यूल की बात करेंगे, यानी कि हम सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करेंगे। लेकिन ये ओव्यूल के अंदर मतलब ये ओव्यूल इस ओवरी के अंदर अटैच्ड कैसे है वो इस डायग्राम से आप समझो। देखो मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है, मेल पार्ट डेवलप कर गया, हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं। फीमेल पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का बना हुआ है, लेकिन इस ओवरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ओव्यूल होते हैं। और मैं एक एनाट्रोपस, ये जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे है इसको हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये पोजीशंस होती हैं, जिस तरीके से ओव्यूल की पोजीशन है ओवरी के अंदर वो आपकी पोजीशंस को दर्शा रहा है। एनाट्रोपस ओव्यूल्स, एनाट्रोपस ओव्यूल होगा क्या यहाँ पे कि आपके पास एक ओव्यूल। अब यहाँ से कुछ कुछ चीजें समझना, हम जब मेल स्पोर को एक्सप्लेन कर रहे थे तो हम उसकी कोई भी पोजीशंस की बात नहीं कर रहे थे, है ना, हम उसका अपर या लोअर सेगमेंट की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आप फीमेल को एक्सप्लेन करोगे, यानी कि मेगास्पोरेंजिया को एक्सप्लेन करोगे, तब आपके पास जो ओव्यूल है ना उसके आप एंड्स को डिफाइन करोगे। और एंड्स जो है ना वो दो होते हैं। नीचे वाला एंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओव्यूल का, वो होता है चैलेजल एंड। क्या बोलते हैं, चैलेजल एंड। ठीक है, और ऊपर वाला जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। ओवरी बनती तो इस तरीके से है, लेकिन जब ये कंप्लीट बन के फॉर्मेशन हो जाती है और जब इसकी फर्टिलाइजेशन होनी होती है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो अपने मेल स्पोर्स ड्रॉप करते हैं, तब ये उल्टा पोजीशन होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करते हैं। याद रखिएगा, एंट्री पॉइंट फॉर पॉलन स्पोर्स लिख देते हैं, ग्रेन तो पूरा एंटर नहीं करेगा, मेल स्पोर एंटर करेगा, तो एंट्री पॉलन स्पोर की जो होगी वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से होती है। तो इस तरीके से ना आप ओव्यूल को इन दो पार्ट्स में डिफाइन करते हो। अब एक चीज और याद रखनी है कि जिस तरीके से ये हमेशा अटैच होता है ना किसी भी ओवरी के साथ, वहां पे आपके पास ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है देखो ये पकड़ने वाला पार्ट है, ओवरी इस तरीके से ना ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर इस वाले पार्ट से अटका हुआ है, तो ये जो हमेशा माइक्रोपाइलर के बिल्कुल बराबर होगा। देखो बिल्कुल बराबर, इस पार्ट को आप हाइलम के नाम से जानते हो, हाइलम। ठीक है, हाइलम, ये हाइलम है, ये माइक्रोपाइलर है, ये चलेजल एंड है। क्या है, चलेजल एंड। और इसके अंदर यहाँ पे आपका न्यू अभी जो ओव्यूल है ना डेवलप होगा, यानी कि एग वगैरह जो है वो डेवलप होगा। तो इस तरीके की जो पोजीशन है ना, जो आपका ये उल्टा पोजीशन है ऐसे करके है ना, आपका ओव्यूल इस तरीके से है, तो इसको हम एनाट्रोपस वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एनाट्रोपस। हाइलम यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सा एंड होगा, हमेशा माइक्रोपाइलर होगा। क्या होगा, हमेशा माइक्रोपाइलर एंड जो है वो लोकेटेड होगा। ठीक है, हाइलम के पास आपका माइक्रोपाइलर एंड जो है वो हमेशा लोकेटेड होगा, और नीचे की तरफ हमेशा आपका चैलेजल एंड होगा। तो ऊपर एम नीचे सी। ठीक है, चैलेजल एंड। तो जो एंट्री होगी स्पोर की वो कहाँ से होगी, माइक्रोपाइलर एंड से ही होगी। अब डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। जो आपके ये वाला स्ट्रक्चर था ना, इसी की बात हो रही है, ये पूरा इस वाले की स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो आपका जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास इंटीगुमेंट्स हैं। इसी स्ट्रक्चर को दोबारा देख लो, ये है बाहर की इंटीगुमेंट, आउटर इंटीगुमेंट, ये सेकंड लेयर है अंदर की इंटीगुमेंट, तीसरी लेयर है न्यूसेलस, और अंदर हो गया ये एम्ब्रियो सैक। इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर अब मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि माइटोसिस मियोसिस होगा। यहाँ पे हर लेयर का कुछ कुछ फंक्शन है। आउटर और इनर इंटीगुमेंट जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है ना, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जो न्यूसेलस है वो क्या कर रही है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो अब डेवलप करेगा उसको क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और एम्ब्रियो सैक जो है दैट विल गो अंडर पहले मियोसिस फिर माइटोसिस, और क्या बनाने वाला है यहाँ पे, अब ये डेवलप करने वाला है एग। क्या बनने वाला है, एग। तो फाइनली हम किसकी फॉर्मेशन करा रहे हैं,
एग की, जिसको आप क्या बोलोगे, मेगास्पोर के नाम से बोलोगे। तो जब मेल डेवलप हो रहा था तो आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिख रहे थे, अब जब आप फीमेल को डेवलप करोगे तो आप मेगास्पोरोजेनेसिस को लिखोगे। चैलेजल पोल ये जो कि नीचे की तरफ है, ऊपर वाला ये पार्ट जो है वो माइक्रोपाइलर कहा जाता है। ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर को देखने से पहले मेरे साथ पहले चीजें समझ लो, उसके बाद जो है ना, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको समझाया था ना मेल पार्ट, उसी से तरीके से हम पहले फीमेल पार्ट जो है ना वो समझ लेते हैं, फिर आप जो है ना उस स्ट्रक्चर पे आना। देखो फिर से मैं पहले वही डायग्राम बना देती हूँ ताकि आप लोग को कहीं पे भी ना उस चीज को लेके या उस डायग्राम को लेके ना कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, लोकेशन क्या है ना, हमें पता होना चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी, है ना, ये वाला अंदर वाला एम्ब्रियो सेक। हम एम्ब्रियो सेक की डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ एम्ब्रियो सेक में आपके पास एक सेल है जिसको आप न्यूक्लियस के नाम से जानते हो। अंदर ये सिंगल सेल है, ठीक है, ये सिंगल सेल है जो कि आपका न्यूक्लियस रखे हुए है। सबसे पहले इस एम्ब्रियो सेक को हमने बाहर निकाल लिया, और इस एम्ब्रियो सेक के बाहर आप देखो, ड्रॉ करोगे आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये बाहर की तरफ जो सेल्स हैं इनको आप क्या लिखते हो, न्यूसेलस के नाम से लिखते हो। क्या लिखते हो, न्यूसेलस। तो ये अंदर के जो सेल्स हैं उनको आप क्या बोलते हो, ये वाला जो पार्ट है ये आपने बोल दिया न्यूसेलस, है ना। और जो बाहर के मतलब ये सॉरी बाहर के जो सेल है ये वाले, वो है आपके न्यूसेलस। अंदर का जो सेल है उसको आप एमएमसी बोलोगे। भाई ये एमएमसी फिर से आ गया, लेकिन यहाँ माइक्रो नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है मेगास्पोर मदर सेल। क्या लिखना है, मेगास्पोर मदर सेल। एमएमसी लिख रही हूँ मैं, मेगास्पोर मदर सेल। अब होगा क्या, सबसे पहले जैसे कि मेल स्पोर गया था वैसे ही ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, है ना। मियोसिस में ये सबसे पहले 2 स्टेज पे आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, डायाड स्टेज। क्या बोलते हैं, डायाड, DYAD। अभी भी न्यूक्लियस न्यूसेलस जो है वो इससे अटैच है, ये वाली लेयर अटैच है, मैं बस बार बार बना नहीं रही हूँ। डायाड, डायाड के बाद ये फिर से एक और मियोसिस करेगा जिसमें ये कितने सेल्स बना देगा, टोटल अब 4 सेल। कितने बना देगा, 4 सेल। तो 4 सेल बनते ही हम उसको क्या बोलेंगे, टेट्राड। टेट्राड स्टेज मतलब 4, डायाड मतलब 2, है ना। और आपका एमएमसी तो हो ही गया जो सिंगल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी, है ना। अब इसकी आगे डेवलपमेंट ऐसे होती है कि जो आपके पास ये टेट्राड स्टेज है ना, उसमें से इन तीनों में से चारों में से यहाँ पे ये जो हाइलम अटैच है ना, इसके साथ प्लेसेंटा भी अटैच होता है। क्या होता है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा पता है आपको, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा इज प्रोवाइडिंग दी नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो। नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो, हालांकि वो जा न्यूसेलस के थ्रू रहा है या न्यूसेलस ले रहा है, लेकिन प्रोवाइड प्लेसेंटा कर रहा है। अब इन चारों में से जिसने सबसे ज्यादा नरिशमेंट ले लिया, मैक्सिमम नरिशमेंट ले लिया, वो सरवाइव करेगा या हमारा यहाँ पे डेवलप करेगा मेगास्पोर, सिंगल मेगास्पोर। इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 3 सेल जो हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, डीजनरेट। 3 सेल डीजनरेट कर जाते हैं। जो एक सेल जिसने सबसे ज्यादा नरिशमेंट ले लिया है, या जो सबसे बड़ा भी होता है, एक्चुअली मुझे सबसे बड़ा बनाना चाहिए, जो सबसे बड़ा, अब तो समझ आ रहा है, जो सबसे बड़ा सेल है ये अब आपका मेगास्पोर सेल बनेगा। क्या बनेगा, मेगास्पोर। क्या बनेगा, ये मेगास्पोर। तो इसमें से जो आपके जो 3 ये जो मियोसिस हो रही है, मियोसिस होने के बाद जो आपका एम्ब्रियो सैक है वो डेवलप हो जाता है यहाँ पे, और मेगास्पोरोजेनेसिस में ओव्यूल जो है ना वो सिंगल मदर से जनरेट हो रहा है। ठीक है, मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद जो है वो मेगास्पोर बन गया। अब यहाँ पे मेगास्पोर जो है वो क्या करेगा, सिंगल सेल के साथ आएगा। ये आ गया आपके पास सिंगल सेल, ये है आपका मेगास्पोर। तो सिंगल सेल से ही शुरू हुआ था, लेकिन सिंगल सेल पे खत्म नहीं होगा। यहाँ पे याद रखिए कि एम्ब्रियो सेक, अब जो एक बचा ना उसके साथ अब ये बन गया एम्ब्रियो सेक, है ना। या तो आप मेगास्पोर बोल लीजिए या एम्ब्रियो सेक बोल लीजिए, ये सिंगल है। अब ये माइटोसिस करेगा, ठीक है, और माइटोसिस होगी 2 बार। पहले 2 बार मियोसिस हो गई, है ना, एक मियोसिस दूसरी मियोसिस, M2 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ होगी माइटोसिस, और माइटोसिस भी होगी 2 बार। 2 बार होने का मतलब है कि इसमें एक बार जब हुई तो 2 सेल बन गए,
2 बार हुई तो 4 सेल बन गए, 4 सेल बने हुए तो एक और बार करा दो भाई, 8, 3 बार करा दो। 3 बार करने पे इसके अंदर यहाँ पे जो सेल्स हैं वो आ गए आपके पास 8। बताओ अगर 3 बार माइटोसिस होगी तो कितने सेल बनेंगे? 3 बार माइटोसिस होने पे कितने सेल बनेंगे? एक बार माइटोसिस हुई है ना तो 2 सेल बने, 2 सेल, दूसरी बार माइटोसिस हुई तो 4 सेल बने, है ना। और तीसरी बार जब माइटोसिस हुई तो टोटल मिला के सेल्स कितने हो गए? 8 सेल। आपके पास 8 सेल्ड स्टेज आ गया। इसको हम कहते हैं 8 सेल्ड एम्ब्रियोसैक। क्या बोलते हैं? 8 सेल्ड एम्ब्रियोसैक। क्या बोलते हैं? 8 सेल्ड एम्ब्रियोसैक। समझ आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ये क्या हो रहा है? पहले डिवाइड हुआ फिर डिवाइड हो रहा है। भाई जब आपका मियोसिस हो रहा था तो ये तो 2n से डिप्लॉइड लेवल से हैप्लॉइड पे आ रहा था, क्योंकि गैमीट जो है वो कभी भी डिप्लॉइड नहीं होता, वो हैप्लॉइड होता है। तो वो कहां से कहां पे आया? 2n से n पे आया। कहां से आया? 2n से n पे आया। ठीक है, 2n से n पे आया, 2n से n पे आया, याद रखिएगा। अब जब ये ऑलरेडी n पे है तो अब तो ये मियोसिस नहीं करेगा। अब इसे अपना जो एक नंबर है उसको क्या करना है? बढ़ाना है और 4 सेल्स बनाने हैं। तो 8 सेल स्टेज हो गई। अब ये जो 8 सेल स्टेज है ना, यही आपका बनाएगी एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर जो है वो कैसे है? देखिए हमारे पास कंप्यूटर में है MS सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट है ना। और हमारे घर में होते हैं चार्टर्ड अकाउंट भी, है ना। कंप्यूटर्स के लिए MS और चार्टर्ड अकाउंट हो जाते हैं किसके लिए? जो CA की पढ़ाई करता है। अरे यार ऐसे क्यों बोल रही हो आप, क्यों कंफ्यूज कर रही हो? कंप्यूटर कहाँ से आ गया बायो में? देखो अभी मैंने बताया था कि जो आपका फीमेल या ओव्यूल पार्ट होता है उसको हम ना चैलेजल एंड में और माइक्रोपाइलर एंड में डिवाइड करते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो गया चैलेजल एंड, एक हो गया आपका माइक्रोपाइलर एंड। चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड की मैं बात करूँ तो आपके पास 8 सेल थे। आपको याद रखना है कि ये जो आपकी स्टेज थी ना जहाँ पे 8 सेल थे, 4 5 6 7 8, है ना। मेरे पास कितने सेल हो गए? 8। ये अब डेवलप्ड एम्ब्रियोसैक बनाएगा या उस एम्ब्रियोसैक को बनाएगा जहाँ पे एक एग होगा। इन 8 में से सबसे ज्यादा जो नरिशमेंट ले जाता है, देखिए फीमेल्स में खेला नरिशमेंट का। भाई फीमेल्स में आपको पता है ना, लड़कों का तो कोई टेंशन नहीं है। लड़के तो भाई मेरी टी-शर्ट ले तू पहन जा, मेरी शर्ट तू पहन जा, मेरी गाड़ी तू ले ले। लड़कियों में ये नहीं चलता है ना। लड़के तो ये मेरी चीज छुई कैसे, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पे देखो इधर में भी फीमेल में ना लड़ाई हो रही है। अंदर 8 सेल है और हर सेल जो है ना वो चाह रहा है कि मुझे नरिशमेंट मिले या मैक्सिमम नरिशमेंट जो है ना वो मैं ही लूं। अब इन 8 सेल्स में से सबसे ज्यादा जो नरिशमेंट लेगा वो एग बनाएगा। वही तो मेन सेल है ना, वही तो आगे जाके अब आपका बीज बना देगा, सीड बना देगा ना यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद। या मेन चीज तो एग ही है ना जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो इन 8 सेल में से एक सेल जो है ना वो एग बनाएगा। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, मतलब इन 8 सेल में से हर सेल जो है ना वो कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। चैलेंजर एंड पे पहले 3 सेल आएंगे और वो इस तरीके से ऐसे करके आपके अरेंज हो जाते हैं। लो भाई 3 सेल आगे 1 2 3। इन 3 सेल को आप क्या बोलते हो? एंटीपोडल्स। क्या बोलते हो? एंटीपोडल्स। फिर ये CA वाला कॉन्सेप्ट जो था ना वो मैंने यही के लिए समझाया था। CA चार्टर्ड अकाउंट, चैलेंजर एंड पे हमेशा एंटीपोडल सेल होते हैं, कभी उल्टे मत कर देना। चैलेंजर एंड पे हमेशा एंटीपोडल सेल्स होते हैं, राइट। अब नीचे की तरफ आते हैं। नीचे क्या है? नीचे एक बढ़िया से ना 2 सिनर्जिड्स होते हैं, मैंने बना दिए 2 सिनर्जिड्स बना दिए। ये 2 जो है ना ये आपके क्या है? सिनर्जिड्स। क्या है? सिनर्जिड्स। क्या है? सिनर्जिड्स। ठीक है, एंटीपोडल्स और सिनर्जिड्स। अब इसी सिनर्जिड के पीछे आपको बड़ा सा सेल नजर आएगा जिसको आप बोलते हो एग। क्या बोलते हो? एग। ठीक है, बीच में आपके पास 2 सेल आ गए जिनको आप बोलते हो सेंट्रल सेल। क्या बोलते हो? सेंट्रल सेल। क्या बोलते हो? सेंट्रल सेल। लेकिन इन सेंट्रल सेल की एक खास बात है, ये अलग नहीं होते। मेरे से ये अलग बन गए हैं, मैं इनको साथ में कर देती हूँ। ये सेंट्रल सेल अलग नहीं होते, ये एक ही के अंदर बंद हो जाते हैं, यानी कि एक ही लेयर के अंदर बंद हो जाते हैं। तो कहने को यहाँ पे ये इनकी मैं लिख देती हूँ, ये क्या है? सेंट्रल सेल। क्या है? सेंट्रल सेल। ये है आपके सेंट्रल सेल। क्या है? सेंट्रल सेल।
दो हैं लेकिन वो एक ही की तरह बिहेव करते हैं। तो वैसे तो इसके अंदर जो सेल की संख्या है इसको आप बोलते हो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्या बोलते हो? 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। लेकिन अगर वॉल्स में कवर होके आप देखोगे तो आपको खाली 7 वॉल्स नजर आएंगी, या बाहर से जो है ना वो 7 जो वॉल्स है ना वही नजर आती हैं। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। अगर आपको एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जिसकी फर्टिलाइजेशन अब पॉलन ग्रेन के द्वारा होगी तो वो कुछ आपको ऐसा बनाना होगा, ऐसा, ठीक है। अमैच्योर एम्ब्रियो सैक, अमैच्योर एम्ब्रियो सैक, ये हो गया आपके पास बन के तैयार। अब आप मुझे बताओ आपको मेल और फीमेल स्ट्रक्चर समझ आ गए कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है। इसका हम पूरा ना राइटिंग पार्ट में आपको लिख के दे दूंगी, आप उसमें से पढ़ लेना। ये कैसे फॉर्मेशन हो रही थी, ये सब कुछ कैसे चल रहा था आपका, कि पहले आपके पास ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल, है ना। इस ओव्यूल के अंदर आपका क्या था, एमएमसी, इसको नोट कर लो भाई, मेगास्पोर मदर सेल, है ना, प्लस में न्यूसेलस, न्यूसेलस उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एमएमसी जो है इट गोज अंडर द माइटोसिस, मेगास्पोर सॉरी मियोसिस, मियोसिस, है ना, माइटोसिस मियोसिस की एक ही खासियत बात है, इनको आप कैसे भी कर सकते हो यहाँ पे। मियोसिस जो कि 2 बार होगी, 2 बार होने से आपके पास जो बना उसमें एम्ब्रियो सैक जो बना है उसके पास कितने सेल हो गए, उसके पास हो गए 4 सेल। 4 में से 3 सेल जो है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। एक सेल जो है या एक न्यूक्लियस मैं कह सकती हूँ यहाँ पे, एक न्यूक्लियस जो है वो बच गया। एक न्यूक्लियस अब क्या करेगा, माइटोसिस के लिए जाएगा, सीक्वेंस लिख लो आप, माइटोसिस के लिए जाएगा। माइटोसिस के बाद इसके अंदर माइटोसिस होंगी 3 बार, कितनी बार, 3 बार। 3 बार में ये 2, 4 और 8 सेल्ड न्यूक्लिएटेड स्टेज बनाएगा, 8 सेल्ड न्यूक्लिएटेड स्टेज, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे क्या बन गया, ये 8 सेल्ड स्टेज न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गया। 8 सेल्ड स्टेज जो होती है वहां पे चीजें आपकी डिफाइन होने लग जाती हैं और आपके पास एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक आ जाता है। क्या आ जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, है ना, मैच्योर एम्ब्रियो सैक। इस मैच्योर एम्ब्रियो सैक में आपके पास जो सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 3 आपके पास एंटीपोडल्स होते हैं, 2 आपके पास जो है वो सिनर्जिड्स होते हैं, एक आपके पास जो है वो एग होता है और एक पोलर सेल होता है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। एक पोलर सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस है, तो 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल के पास, 2 सिनर्जिड्स के पास, एक एग के पास और एक पोलर सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियस मिलके क्या हो गया, एक। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक को आप 8 सेल्ड स्टेज न्यूक्लियस भी बोलते हो, 8 सेल्ड स्टेज न्यूक्लियस, 8 सेल्ड स्टेज न्यूक्लियस, है ना, 8 सेल्ड स्टेज न्यूक्लियस। अब आपके पास मेल और फीमेल बनके तैयार है, 8 सेल्ड न्यूक्लियस स्टेज। अब आपके पास क्या है, मेल और फीमेल बनके तैयार है। अब आप मुझे बता दो, आपको यहाँ तक का सेगमेंट समझ आ गया, मेगास्पोरोजेनेसिस पूरा समझ आ गया कैसे बन रहा है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस में जो आपकी 8 सेल्ड या 8 न्यूक्लिएट, 8 सेल्ड वर्ड मत इस्तेमाल करिए, चलिए 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज लिखिए, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, क्योंकि भाई है तो न्यूक्लियस ना, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो आपके पास ये वाला ओव्यूल जो है वो तैयार है, जहाँ पे चैलेजल एंड पे आपके पास एंटीपोडल हैं, 2 आपके पास सेंट्रल सेल हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, नीचे सिनर्जिड्स हैं तो एक साथ जुड़े हैं, पीछे आपके पास हो गया एग, है ना। और आपके पास पॉलन ग्रेन ऑलरेडी तैयार था जिसके पास ऐसे एक्साइन थी और इंटाइन थी। बाहर की लेयर को मैंने एक्साइन बोला, अंदर की को इंटाइन। 2 आपके पास मेल स्पोर हो गए, एक हो गया वेजिटेटिव। तो ये 2 मेल स्पोर हैं, है ना। और ये वाला जो एंड है, ये वाला वो है माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर। 2 वर्ड आप याद रख लो। यहाँ पे इस वाली वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं वरना ये बहुत ही लंबी हो जाएगी। पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन और माइक्रोपाइलर है, ये इसको फर्टिलाइज करने के लिए एग के पास जाएगा। कैसे ये फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई ये दुखी पॉलन ग्रेन जो है वो कैसे इस फीमेल तक पहुंचेगा। तो उसके लिए आपको जो है ना वो मेरे साथ पॉलिनेशन वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा।
ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी, गिटेनोगैमी, ऑटोगैमी, जीनोगैमी। उसके अलावा पॉलन ग्रेन एनिमल्स कैसे काम करते हैं, हवा कैसे काम करती है, इंसेक्ट कैसे काम करते हैं। एंड देन हम जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन पे बात करने के बाद सीड्स जो है ना उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो भी आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी मैं, ताकि आपका पेशेंस मैं ज़्यादा नहीं चेक करना चाहती हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देख लो। और मैं अगली वीडियो इसलिए यहाँ पे रोक रही हूँ, वरना तो एक दिन में बढ़िया चैप्टर कंप्लीट करेंगे। दूसरी वीडियो के लिए मैं इसलिए रोक रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए कि आपको अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो वो आप मुझे आज ही आज बता देना। रीजन ये कि भाई कोई भी डाउट होता है ना तो कल का कल आप मेरे साथ, या अगली वीडियो जो आएगी ना उसमें मैं आपको पहली चैप्टर के डाउट भी पूरे कर दूं। ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ाते जाऊं और आपके डाउट जो है वो क्लियर ही ना हो। तो यहाँ पे करना क्या है, ये आपको क्या करना है कि जो आपके डाउट है ना वो सब पूरे कर लेना। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी आपको डाउट लगे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं सबके डाउट जो है ना वो कमेंट बॉक्स में देख के फिर आपका आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो सेकंड वीडियो जो है ना वो क्या होगी, ज्यादातर आपकी डाउट की होगी, मतलब डाउट वाला सेक्शन होगा। और यहाँ पे मैं आप ही के डाउट देख के बताऊंगी। तो आपको जो भी परेशानी है मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी सारी परेशानियों का हल जो है सॉल्व कर दूंगी। और पॉइंट्स आपको नोट करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जहां तक हमने करा दिया है वहां तक एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए। अगर किसी वर्ड में कहीं पे कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। होपफुली ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो आप चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों को जिनको बहुत ही मुश्किल हो रही है, जो बायो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपके 13 चैप्टर हैं तो हार्डली मुझे 26 डेज लगेंगे। तो अगर ये वीडियोस आपकी तकरीबन एक वीक में आपकी 4 से 5 वीडियोस आती हैं तो आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।